गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोल रहे हैं। ओके, हम एक बार ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ मून लिमिटेड। प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31/3/2017 as per Schedule 3 of Company Act 2013. ओके, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है किसके अकॉर्डिंग? शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग। ये फॉर्मेट कैसा है मैंने पहले ही सेंड कर दिया है, वो आप लोगों को लर्न करना है। ओके, फिर वो फॉर्मेट के अंदर ये सब चीजों को पोस्ट करना है। बहुत इजी चैप्टर है ये, तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। अभी मैं ये स्क्रीन आंसर के साइड लेके जाऊंगी, सोल्यूशन के साइड लेके जाऊंगी, पर आप लोगों को ये क्वेश्चन साथ साथ में रिफर करना है। ओके, ये क्वेश्चन है पेज नंबर 150 पे, चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 6 और पेज नंबर 150। आप लोगों को ये भी रिफर करना है। अभी मैं स्क्रीन आंसर शीट पे रखूंगी। ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, जो आप लोगों को भेजा था। ये आप लोगों को लर्न करना है क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में लिखना होता है। तो ये मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है, अभी पोस्टिंग करनी है। ओके, क्वेश्चन में देखो, पहली चीज लिखी है इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट हुआ है। ओके, तो ये इंटरेस्ट हुआ है या इंटरेस्ट होने वाला है, ये हमारे लिए होता है असेट्स। असेट्स में भी दो पार्ट है, नॉन करंट असेट्स और दूसरा है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स या करंट असेट्स। अभी इंटरेस्ट तो होते रहता है, साल में होते रहता है, तो ये नॉन करंट में नहीं जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड करंट असेट्स में जाएगा। करंट असेट्स में भी बहुत सारी चीजें, ABCDEF, बहुत सारी चीजें करंट असेट्स में भी। तो करंट असेट्स में से कहाँ पे जाएगा इंटरेस्ट अक्रूड? तो देखो, इन्वेंटरी में तो नहीं जा सकता, इन्वेंटरी में इन्वेस्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंटरी में नहीं जाएगा क्योंकि वो स्टॉक नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब यहाँ पे सिर्फ डेटर्स जाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश वाली चीजें जाएगी। ओके, नेक्स्ट पेज में है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर किसी को लोन दे रहे हैं तो वो यहाँ पे जाएगा। फिर क्या बचा? अदर करंट असेट्स। तो इंटरेस्ट हुआ है तो कहाँ पे लिखना है? अदर करंट असेट्स में लिखना है। ब्रैकेट करो और लिखो इंटरेस्ट अक्रूड। इंटरेस्ट अक्रूड। ओके, कितना इंटरेस्ट है? 30,000, तो हमें यहाँ पे लिख देना है 30,000। क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहे क्वेश्चन में? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? असेट्स होता है। ओके, तो कहाँ पे जाएगा वो? असेट्स में जाएगा। और ये हमारा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर क्या? फिक्स्ड असेट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? फिक्स असेट होता है। तो फिक्स असेट के बाजू में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। कितना है अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी का? 15 लाख। तो अमाउंट में लिखेंगे 15 लाख। प्लांट एंड मशीनरी का 15 लाख। ओके, क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। शेयर कैपिटल में लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल का? 15 लाख। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 लाख। ओके, नेक्स्ट है बैंक बैलेंस एंड कैश। बैंक बैलेंस एंड कैश ये हमारे लिए असेट्स हुआ, तो हम असेट्स के साइड आएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैश के रिलेटेड, बैंक बैलेंस कैश के रिलेटेड जो भी चीज होगी वो आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो बैंक बैलेंस एंड कैश कहाँ पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कितना है अमाउंट? 67,500। 67,500। ओके, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है बैंक बैलेंस एंड कैश। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जनरल रिजर्व।
रिजर्व्स कहाँ पे जाएगा, हमारा यहाँ पे रिजर्व का भी लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जितने भी रिजर्व्स होंगे, जितने भी सरप्लस होंगे, वो यहाँ पे लिखने हैं। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस का 30,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो कौन सा रिजर्व है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, जनरल रिजर्व है, ब्रैकेट में लिख दिया। कितना अमाउंट है, 30,000। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का भी यहाँ पे बनाया हुआ है, इन्वेंटरी ये रहा, करंट इन्वेंटरी। तो स्टॉक यहाँ पे आएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन सी इन्वेंटरी है, ये क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है क्लोजिंग स्टॉक का, 2,70,000, 2,70,000। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मीन्स ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का ऑलरेडी बना हुआ है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हो गए तो ट्रेड पेएबल में लिखना है क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है क्रेडिटर्स का, 6 लाख। ओके, फिर उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स मीन्स ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स मीन्स ट्रेड रिसीवेबल। तो डेटर्स आएगा तो ट्रेड रिसीवेबल में लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स। और डेटर्स का कितना अमाउंट है, 3,45,000, 3,45,000 हो गया। डेटर्स के बाद क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी यहाँ पे 2 प्रोविजन है। प्रोविजन कहाँ पे मिलेगा हमें, इक्विटी लायबिलिटी के साइड मिलेगा। ओके, 2 प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये टैक्स कहाँ पे आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे आएगा, तो टैक्स ईयरली पे करना होता है ना, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहाँ पे लिखेंगे कौन सा प्रोविजन है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ब्रैकेट में लिखा। और अमाउंट कितना है, 90,000, यहाँ पे लिख दिए 90,000। प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद है 12% बैंक लोन। बैंक से लोन ली है मतलब बोरो किया है। कौन सा बोरो हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैंक से लोन ली है मतलब बोरो किया है। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, बैंक से लोन लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 12% बैंक लोन, अमाउंट कितना है, 1,95,000, 1,95,000 हो गया ये। नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखो ऑलरेडी बना हुआ है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सीधा सीधा अमाउंट लिख देना है। कितना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, 45,000। तो यहाँ पे लिख दो 45,000 सीधा सीधा। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट असेट्स होता है। मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये जो डिपॉजिट है वो रिफंडेबल डिपॉजिट है। इलेक्ट्रिसिटी जो पे किया है उसमें अगर ज्यादा एक्सेस अमाउंट पे कर दिया तो वो रिफंड कर रहा है, तो वो असेट्स हुआ। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कहाँ पे जाएगा, असेट साइड जाएगा। असेट्स के अंदर जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। कितना है, 1,87,000, 1,87,000 इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड पीएफ, ये कभी मिलता है एम्प्लॉयज को जब वो काम छोड़ के जाते, जब वो जॉब छोड़ के जाते हैं। ओके, तो ये तो बहुत सारा टाइम भी हो सकता है, बहुत सारे साल के बाद भी मिल सकता है। तो ये कौन सा प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोविडेंट फंड। कितना है अमाउंट, 30,000। देखो ये चैप्टर में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
बस हमें पता रहना चाहिए कि शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन सी चीजें आ सकती है तो उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लिखने का, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा तो उसको इसमें लिख देने का। ओके, तो ये जैसे जैसे हम सम करेंगे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। अभी आप लोगों को जितना भी आया है उतना याद रखना है। ओके, रिजर्व होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, शेयर के रिलेटेड चीज होगी तो इक्विटी मतलब शेयर कैपिटल में जाएगा। ओके, यहाँ पे कैसे बैंक से लोन ली है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। बोरो क्या है ना, बैंक से लोन लेना मतलब बोरो करना, तो कौन सा है ये, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। पीएफ ये हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। ओके, पीएफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। टैक्स पे प्रोविजन है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। क्रेडिटर्स को ट्रेड पेएबल बोलते हैं, डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ओके, प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है, यहाँ पे लिखना है, टेंजिबल एसेट में लिखना है, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, जो भी इंटेंजिबल एसेट होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट आया, लिख दिए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस उसको यहाँ पे लिखना है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, जितने भी स्टॉक हो गए उसको यहाँ पे इन्वेंटरी। ये लाइन भी आगे पीछे हो गई, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेंटरी है, तो स्टॉक वाली चीजें इन्वेंटरी में आएगी। सम करने के टाइम पे लाइंस आगे पीछे कर लिया मैंने। ओके, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, तो उसको ये लाइन में लिखना है। इन्वेस्टमेंट होता तो हम यहाँ पे लिखते हैं। ओके, खाली ऊपर नीचे ही हो गया है। ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे डेटर्स लिखेंगे, कैश रिलेटेड चीजें यहाँ पे लिखेंगे। तो इतना ही आप लोगों को बस याद रखना है कि किसके अंदर कौन सी चीजें आएगी। ओके, अभी हम इसे टैली करते हैं। 15 लाख प्लस 30,000, देखो शेयर होल्डर फंड में दो चीजें लिखी है तो दोनों को ऐड करके बाहर लिखना है। 15 लाख प्लस 30,000 कितना आया, 15,30,000। क्लियर है। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में ये तीनों चीजों को ऐड करना है जिसके भी अमाउंट आए हैं। ओके, देखो इसका अमाउंट आ गया, इसका कुछ नहीं है, डैश किया, इसका अमाउंट आ गया, ये दोनों को ऐड करो, कितना होगा उसको बाहर लिख देना है, 2,25,000। ओके, करंट लायबिलिटी के अंदर जिस जिसके अमाउंट आए उसको ऐड करके बाहर लिखो, 6,90,000। अभी ये तीनों अमाउंट को ऐड कर लेंगे हम तो हमें टोटल मिलेगा 24,45,000। क्या मिलेगा, 24,45,000 मिलेगा। ओके, ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल है। ये सेम टोटल, ये सेम अमाउंट असेट साइड आया तो सम करेक्ट है, वरना हमारा सम रॉन्ग है। अमाउंट क्या आना चाहिए, 24,45,000। यहाँ पे देखो इन सबको भी ऐड करना है, नॉन करंट असेट्स की हर एक चीज को ऐड करना है। ओके, यहाँ तक तो हमारा आंसर आएगा 17,32,500। सॉरी स्पेस थोड़ी कम है, 17,32,500 इसका टोटल करना है, पीछे भी बैलेंस दिया है। ओके, ये सबको ऐड करेंगे तो हमारा करंट असेट्स को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 7,12,500। ओके, अभी दोनों असेट नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स को ऐड करेंगे तो आएगा 24,45,000। तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, इक्विटी लायबिलिटी का टोटल और असेट का टोटल सेम होना चाहिए तो हमारा आंसर करेक्ट होता है। क्लियर है। हम जैसे जैसे सम करेंगे वैसे आप लोगों को और क्लियर होता रहेगा कि कौन सी चीज किसके अंदर आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 150 पे है। अंडर विच हेड will you show following balances in the statement of profit and loss as per schedule 3 of company act 2013? क्या करने बोल रहे ये सब चीजें कौन से हेडिंग के अंडर जाएगी वो ही बताना है हमें। ओके, इतना पता है कि ये सब चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से हेडिंग के अंडर जाएगा ये हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया था, आप लोगों को याद करना है। ओके, सेल्स कहाँ पे जाएगा? सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सेल्स जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाता है। सैलरी, सैलरी कहाँ पे जाएगा? देखो, सैलरी एक्सपेंस होता है हमारा। सैलरी क्या होता है? कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस के अंदर एक हेडिंग है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरी क्या होता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सैलरी से एम्प्लॉय को फायदा होता है पर कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंसेस के अंदर एक हेडिंग लिखी है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके अंडर जाएगा सैलरी। डेप्रिसिएशन, तो एक्सपेंस के अंदर ही एक हेडिंग है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पे जाएगा? वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के कॉलम में जाएगा। ओके, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है, मतलब जो पहले पैसे नहीं दे रहे थे वो अभी पैसे देने वाले हैं। ओके, पैसे देने वाले तो इनकम हुआ। देखो, जब सेल्स होगा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स के अलावा बाकी चीजों से अगर इनकम होती है तो वो जाएगा अदर इनकम में। सेल्स के अलावा दूसरे चीजों के वजह से बिजनेस को, कंपनी को इनकम होती है तो वो कहाँ पे जाएगा? अदर इनकम में जाएगा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहाँ पे जाएगा? अदर इनकम में जाएगा। ओके, डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, तो पहली बात तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस के अंदर हेडिंग है फाइनेंशियल कॉस्ट। इंटरेस्ट वाली हर एक चीज कहाँ पे जाएगी? फाइनेंशियल कॉस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंस। ओके, कॉस्ट भी बोल सकते हो, फाइनेंशियल कॉस्ट भी बोल सकते हो और फाइनेंशियल एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो इंटरेस्ट वाली हर एक चीजें कहाँ पे जाएगी? फाइनेंशियल एक्सपेंस और फाइनेंशियल कॉस्ट। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कंपनी का एक्सपेंस होता है। ओके, तो एक्सपेंस के अंदर देखो कौन से एक्सपेंस में जाएगा? तो कोई भी एक्सपेंस के साथ वो सूट नहीं हो रहा है, ये कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंस। ऑडिट फीस जाएगा अदर एक्सपेंस के अंदर। इनकम फ्रॉम स्क्रैप, इनकम हो रही है, सेल्स के अलावा और किसी चीज से इनकम होती है तो वो जाएगा अदर इनकम के अंदर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट बेच के प्रॉफिट हुआ है, ये भी जाएगा अदर इनकम में। ओके, देखो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ दो ही इनकम के कॉलम है, एक है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा है अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स जाएगा। ओके, और सेल्स के अलावा बाकी किसी चीजों के वजह से इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, तो वो जाएगा अदर इनकम में। तो असेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ है, ये जाएगा अदर इनकम में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस के कॉलम में जाएगा, अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये होता है कंपनी के लिए एक्सपेंस। क्या होता है? ये कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है। तो कौन से हेडिंग में जाएगा? एक्सपेंस के अंदर भी बहुत सारी हेडिंग है, तो कौन से हेडिंग में जाएगा? प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना एम्प्लॉय के लिए फायदे की बात है पर कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो ये जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट आ गया तो ये तो हमारे लिए एक्सपेंस है। मैंने क्या बोला था? इंटरेस्ट आता है तो वो जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट में या फाइनेंशियल एक्सपेंस में। ओके, उसके बाद है बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट वर्ड नहीं है, बैंक चार्जेस ये जाएगा अदर एक्सपेंस के अंदर। बोनस टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बोनस दे रहे, एक्सपेंस हुआ। ओके, पर एम्प्लॉय का फायदा हुआ तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ ये कहाँ पे जाएगा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के अंदर जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर 7 हमें इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स, सैलरी, डेप्रिसिएशन और यहाँ पे लिखना है कि ये कौन से हेडिंग के अंदर जाएगा। ओके, पर्टिकुलर और हेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7 तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 जो पेज नंबर 151 पे है। फॉलोइंग बैलेंसेस इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ पटेल लिमिटेड। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017 एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी लर्न करके रखा है, हमें थोड़ा बहुत आइडिया भी है कि कौन सा हेडिंग किसके अंडर जाएगा। ओके, तो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है, आप लोगों को ये क्वेश्चन में ध्यान देना है। अभी मैं ये स्क्रीन बुक के पास लेके जा रही हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन में ध्यान देना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मेट बन गया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2017। ओके, अभी हम एक एक को रीड करते हुए पोस्ट करते हैं। फर्स्ट है सेल्स ऑफ स्क्रैप। भंगार को बेचा है। ओके, उसको बेच के क्या मिला? पैसे मिले। कहाँ पे जाएंगे पैसे मिले? मतलब इनकम हुआ है। कहाँ पे जाएगा? अदर इनकम के अंदर। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 2 इनकम हम लोग लिख सकते हैं। एक सेल करके हुई इनकम, बेच के अगर पैसे आए हैं वो वाली इनकम, और दूसरी उसके अलावा बाकी सब इनकम। ओके, तो सेल करने के बाद जो इनकम हुई है उसको लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और सेल्स के अलावा बाकी की जितनी भी इनकम है उसको लिखते हैं हम लोग अदर इनकम के अंदर। तो हम लोग ने स्क्रैप बेच के पैसे अर्न किए हैं, है ना। सेल ऑफ स्क्रैप मतलब पैसे आए हैं, इनकम हुई है। कहाँ पे लिखेंगे? अदर इनकम में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखना है हमें सेल्स ऑफ स्क्रैप। कितना दिया अमाउंट? 10,500। ओके, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड एक्सपेंस होता है। कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ओके, एक्सपेंस के अंदर हेडिंग ऑलरेडी दी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम्ड किया है उसका कॉस्ट। ओके, तो ये एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी हेडिंग है। हम सीधा अमाउंट लिख देंगे। कितना है? 1,87,500। 1,87,500। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर आएगा सैलरी। ओके, सैलरी से एम्प्लॉय को फायदा होता है, तो ये क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ओके, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सैलरी। कितनी है सैलरी? 78,000। हमने यहाँ पे लिख दिया 78,000। इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर आएगा इंटरेस्ट वर्ड आ गया, मतलब ये क्या हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट है। फाइनेंशियल कॉस्ट में ब्रैकेट में लिखना है इंटरेस्ट पेड। कितना है इंटरेस्ट का अमाउंट? 9,000। हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000। उसके बाद है सेल्स। सेल्स कहाँ पे लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। कितना सेल्स है? 3,81,000। 3,81,000 सेल्स है। सेल्स के बाद है चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये कहाँ पे आएगा? तो इसके ऑलरेडी एक्सपेंस के अंदर हेडिंग है चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अमाउंट है 12,000। हमने यहाँ पे लिख दिया 12,000। उसके बाद है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये तो पता चल गया कि ये एक्सपेंस है, पर कौन सा एक्सपेंस है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो नहीं है, चेंज इन ये भी नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी नहीं है। ओके, ऑफिस का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, तो एम्प्लॉय का तो फायदा नहीं है। इंटरेस्ट वर्ड नहीं है तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी नहीं हुआ, डेप्रिसिएशन भी नहीं। कहाँ पे जाएगा ये? अदर एक्सपेंस के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा? अदर एक्सपेंस के अंदर। ब्रैकेट में हमें लिखना है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ओके, कितना है?
15,600 हमने लिख दिया 15,600। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस के अंदर ही हेडिंग दी है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की हेडिंग है। ओके, तो डेप्रिसिएशन दिया है हमें, कितना दिया है 84,000, तो हमने यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन 84,000। नाइन्थ है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन प्रॉफिट इज 30,000। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की हेडिंग भी ऑलरेडी दी है, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, 30%, प्रॉफिट पे 30%। तो पहले तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उस पे 30% निकालना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा हम लोग को, ये दोनों इनकम को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 3,91,500। 3,91,500 ये हमारा क्या है, हम लोग को क्या मिला है, टोटल इनकम मिला। क्या मिला, टोटल इनकम 3,91,500। ये दोनों को ऐड करके इनकम इतना हुआ। अभी हम ये एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे टोटल इनकम को ऐड करके लिखा। अभी इन एक्सपेंसेस को ऐड करके हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना होता है इन लोग को ऐड करेंगे तो 3,86,100। ओके, ये सब एक्सपेंसेस को ऐड किया, 3,86,100। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है। अभी हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले प्रॉफिट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, थर्ड वाला मतलब टोटल इनकम, थर्ड वाले को माइनस करना है 4। तो ये इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स निकालने के पहले वाला प्रॉफिट, इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो आएगा 5400। अभी इस पे 30% है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या बोले हैं, प्रॉफिट पे 30%, तो प्रॉफिट इतना आया, इस पे 30% कितना होता है 1620। इतने प्रॉफिट में से अगर इतना टैक्स देना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होएगा 3760। ये हमारा आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना होता है। क्लियर है, आप लोगों को कुछ अगर नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लेना। ओके, और जब क्लासेस होगी तब इसको और डिटेल में हम समझेंगे।